नमस्कार। आज का एजेंडा में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं आज दिन भर वो कौन सी खबरें हैं जो सुर्खियां बनी हैं और उन खबरों का क्या कुछ फ़र्क पड़ेगा, क्या कुछ मुद्दे सामने आएंगे, इन सब मसलों पर हम बातचीत करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और सबसे पहले हम बात करेंगे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इसी से जुड़ी हुई खबर हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले हम देखते हैं इस बुलेटिन की सुर्खियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में लेंगे हिस्सा। इस बार सम्मेलन की थीम वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास। वर्चुअल शिखर सम्मेलन में आतंकवाद के खिलाफ जंग में सहयोग, व्यापार, स्वास्थ्य, ऊर्जा और कोविड महामारी से निपटने के उपायों पर होगी चर्चा। 2021 के लिए भारत को सौंपी जाएगी ब्रिक्स की अध्यक्षता। कोविड के खिलाफ जारी है देश की जंग। कोविड संक्रमण के नए मामलों की तुलना में ठीक होने वालों की संख्या ज्यादा, रिकवरी रेट बढ़कर 93.42%। भारत बायोटेक ने की कोवैक्सीन के फेज 3 ट्रायल की शुरुआत। अमेरिकी फार्मा कंपनी मॉडर्ना का दावा, कोविड वैक्सीन के तीसरे चरण के अध्ययन में वैक्सीन 94.5% प्रभावशाली। कर्नाटक में करीब 8 महीने के बाद आज से खुले कॉलेज। छात्रों को ऑनलाइन लर्निंग का भी विकल्प। कॉलेज में प्रवेश करने से पहले थर्मल स्कैनिंग की प्रक्रिया जरूरी। छात्रों और टीचरों का किया जाएगा कोरोना टेस्ट। और वहीं उत्तरी अरब सागर में 4 दिवसीय मालाबार युद्धाभ्यास 2020 के दूसरे चरण की शुरुआत आज से। इस युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका की नौसेनाएं कठिन युद्धाभ्यास में हो रहे हैं शामिल। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ब्रिक्स की। विदेश मंत्रालय ने जानकारी दी है कि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। इस शिखर सम्मेलन का आयोजन वर्चुअल माध्यम से किया जाएगा। मंत्रालय ने बताया कि इस बार सम्मेलन की थीम वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के आमंत्रण पर मंगलवार 17 नवंबर को 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में शिरकत करेंगे। कोविड-19 की वजह से इस बार इस शिखर सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से आयोजित किया जा रहा है। 12वें शिखर सम्मेलन की थीम वैश्विक स्थिरता, साझा सुरक्षा और अभिनव विकास है। संयुक्त राष्ट्र की 75वीं वर्षगांठ की पृष्ठभूमि और कोविड-19 महामारी के बीच 12वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स देशों के नेताओं के बीच आपसी सहयोग और वैश्विक संदर्भ में प्रमुख मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। सम्मेलन में कोविड-19 महामारी के प्रभाव को कम करने के उपाय, आतंकवाद के प्रति आपसी सहयोग, व्यापार, स्वास्थ्य और ऊर्जा सहित आपसी महत्व के अहम मुद्दों पर चर्चा होने की उम्मीद है। सम्मेलन में भारत को 2021 के लिए ब्रिक्स की अध्यक्षता भी सौंपी जाएगी। 2021 में भारत 13वें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। इससे पहले भारत 2012 और 16 में ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता कर चुका है। ब्रिक्स 5 उभरती बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका का समूह है। इसकी चर्चा साल 2001 में हुई। साल 2006 में ब्राजील, रूस, भारत, चीन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की सामान्य बहस के इतर विदेश मंत्रियों की वार्षिक बैठकों के साथ एक नियमित अनौपचारिक राजनयिक समन्वय शुरू किया। पहला ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्ष 2009 में रूस के येक्टेरिनबर्ग में हुआ। दिसंबर 2010 में दक्षिण अफ्रीका को ब्रिक्स में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया, जिसके बाद इस समूह को ब्रिक्स कहा जाने लगा। मार्च 2011 में दक्षिण अफ्रीका ने पहली बार चीन के सान्या में तीसरे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया। भारत साल 2012 और साल 2016 में 2 बार इस सम्मेलन की मेजबानी कर चुका है। ब्रिक्स देशों की जनसंख्या दुनिया की आबादी का लगभग 40% है। ब्रिक्स देशों का वैश्विक घरेलू उत्पाद में हिस्सा लगभग 30% है। ब्रिक्स को महत्वपूर्ण आर्थिक इंजन के रूप में देखा जाता है। ब्रिक्स एक उभरता हुआ निवेश बाजार और वैश्विक शक्ति है। दुनिया की 3 बड़ी अर्थव्यवस्था चीन, भारत और रूस इसका हिस्सा है। ब्राजील लैटिन अमेरिका का अहम देश है जो ब्रिक्स का हिस्सा है। साउथ अफ्रीका अफ्रीका महाद्वीप का एक बड़ा देश है जो ब्रिक्स में शामिल है। ब्रिक्स देशों का 11वां शिखर सम्मेलन नवंबर 2019 में ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया में आयोजित किया गया था। ब्राजील में आयोजित 11वें शिखर सम्मेलन के दौरान ब्रिक्स के सदस्य देशों ने व्यापार, नवोन्मेष, प्रौद्योगिकी और संस्कृति के क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत बनाने पर चर्चा की थी। सुधीर यादव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इस बारे में और जानकारी के लिए हम बात करते हैं, हमारे संवाददाता सुधाकर दास हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधाकर, इस जो महत्वपूर्ण बैठक है इसकी हम बात करें तो कौन कौन से वो मुद्दे होंगे जो इसमें बैठक में आ सकते हैं, क्या कुछ इसका एजेंडा रहेगा?
जी देखिए, बहुत महत्वपूर्ण है और हमें जानकारी मिली है कि ये दोपहर बाद ये बैठक शुरू होने वाली है। निश्चित तौर पर इस बार ब्रिक्स की अध्यक्षता रूस कर रहा है। आपने भी जानकारी दी इसके बारे में। जो अहम मुद्दे हैं, क्योंकि देखिए पूरी बैठक और पहली बार एक तरह से वर्चुअल तरीके से ये शिखर सम्मेलन आयोजित हो रहा है और कोरोना महामारी के समय में ये सम्मेलन आयोजित हो रहा है, तो निश्चित तौर पर कोरोना महामारी की वजह से न सिर्फ तमाम मुल्कों का स्वास्थ्य प्रभावित हुआ है, तो एक तरह से इसने अर्थव्यवस्था पर आर्थिक स्थिति पर भी असर डाला है। तो ये दो अहम मुद्दे जरूर रह सकते हैं इस बार जो चर्चा होगी ब्रिक्स देशों के बीच। जो पांचों दुनिया की सबसे बड़ी इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं उसकी बात करें तो, और निश्चित तौर पर अगर ये मुल्क इन दो मुद्दों पर खास तौर से साझेदारी को एक नए स्तर पर ले जाने की कोशिश करते हैं, उसके लिए बातचीत करते हैं, तो काफी महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि न सिर्फ ये ग्लोबल ट्रेड में करीब 20%, ग्लोबल जीडीपी में 1/4 से ज्यादा हिस्सेदारी करते हैं, बल्कि इन मुल्कों में करीब दुनिया की आबादी का 42-43% लोग इन मुल्कों में ही रहते हैं। तो सीधे इन 5 मुल्कों के लोगों को भी अगर फायदा होता है तो आधी आबादी को लगभग फायदा हो सकता है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण पहलू रहने वाला है। दूसरा महत्वपूर्ण पहलू निश्चित तौर पर लगातार इसकी चर्चा भी की गई है कि जो एक थीम रखा गया, थीम में वो अभिनव विकास की बात की गई है। तो इनोवेशन को, रिसर्च को ब्रिक्स देशों के बीच किस तरह से प्रमोट किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए, उसकी एक अहम तौर पर चर्चा हो सकती है। और उसके लिए हमने देखा कि बीते सम्मेलनों में भी कई तरह के मंच, वर्किंग ग्रुप्स भी बनाए गए थे और ये साझेदारी काफी हद तक आगे बढ़ी है। और इसमें एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है चंद्रशेखर की, जो ये पांचों मुल्क हैं उनकी अलग अलग एक तरह से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उनकी अलग अलग विशेषताएं हैं। किसी के पास प्रचुर मानव संसाधन है, किसी के पास तकनीकी विकास है, किसी के पास अन्य क्षमताएं हैं, और एक साझेदारी के साथ ये आगे बढ़ते हैं तो इसका फायदा इन मुल्कों को तो होगा ही, पूरी दुनिया को भी होगा। तीसरा जो महत्वपूर्ण पहलू मुझे लगता है ये हो सकता है कि ब्रिक्स एक बहुपक्षीय मंच है, तो साथ ही साथ ब्रिक्स देशों का ये भी मानना है कि दुनिया के जो और जो बहुपक्षीय मंच है, बड़े मंच है, मसलन संयुक्त राष्ट्र संघ हो, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद हो, वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, मौजूदा समय की जो वास्तविकताएं हैं उसको वो रिफ्लेक्ट नहीं करती है। तो वहाँ बड़े पैमाने पर सुधारों की जरूरत है और उन सुधारों को धीरे धीरे आगे बढ़ाने की कोशिश होनी चाहिए। तो इसके लिए बातचीत हो सकती है और इस साझेदारी को कैसे बढ़ाया जाए, उन सुधारों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, उसके लिए तमाम देश कर सकते हैं। सुधाकर, एक सवाल और था, क्योंकि कोविड का दौर है, कोरोना काल है, पूरी दुनिया में कई देश कोरोना से जूझ रहे हैं, लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की बात की जाए, हम यूनाइटेड नेशन की बात करें, WHO की बात करें, या उसके अलावा जो विभिन्न ग्रुप्स हैं, G7 है, G20 है, उस तरह का रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला कोरोना से लड़ने के लिए कि सारे देश एक हो जाएं, देशों में एका हो। अब जब हम ब्रिक्स की बात करते हैं, ब्रिक्स में ब्राज़ील है, रूस है, चाइना है, इंडिया है, ये सभी वो देश हैं जहां इस वक्त कोविड की मार पड़ रही है। ऐसे में क्या एक सशक्त मंच ब्रिक्स काफ़ी समय से बन चुका है, इस सशक्त मंच से एक साझा प्रयास की शुरुआत हो सकती है कोरोना के खिलाफ? देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की यही कोशिश रहेगी और हमने देखा कि कोरोना महामारी के दौर में भी प्रधानमंत्री ने न सिर्फ भारत को एक नेतृत्व दिया, हमने देखा वो उन्होंने शुरुआत सार्क के मंच से की, किस तरह से भारत की जो कैपेसिटी है उसका फायदा सार्क के मुल्कों को भी मिल सके। उनकी पहल पर जो G20 की बैठक भी आयोजित हुई और उसके बाद हमने देखा कि लगातार तमाम मंचों पर, खासतौर से भारत की जो कैपेसिटी है, एक फार्मा हब के तौर पर हमने देखा कि कोरोना महामारी के समय भी 150 से ज्यादा देशों को हमने दवाओं को सप्लाई की। वैक्सीन रिसर्च लगातार भारत में तेजी से आगे बढ़ा। उसको लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि इसका फायदा सिर्फ भारत के लोगों को ना मिले, बल्कि पूरी दुनिया इसका फायदा उठा सके, इसके लिए भी बातचीत होनी चाहिए। देखिए, ब्रिक्स देशों ने साल 2018 में ये तय किया था कि वैक्सीन रिसर्च और डेवलपमेंट सेंटर वो बनाएंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे, और ये खासतौर से कोरोना जैसी इन्फेक्शियस डिजीज को लेकर ये तय हुआ था, लेकिन वो बहुत ज्यादा बात आगे बढ़ नहीं पाई है। तो इस तरह की जो सहमतियां बनी है, उन सहमतियों को कैसे आगे बढ़ाया जाए, इस वक्त जरूरत दुनिया को है कि एक तरह से न सिर्फ संयुक्त राष्ट्र संघ, WHO, बल्कि दुनिया की जो तमाम बड़े देश हैं, बड़ी अर्थव्यवस्था है, साथ मिलकर इससे मुकाबले की कोशिश करें तो एक तरह से पार लगाया जा सकता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात इस
मंच पर प्रधानमंत्री जो हमेशा रखते रहे हैं और भारत की तरफ से रखा जाता रहा, वो आतंकवाद का मुद्दा। आतंकवाद को दुनिया से सिरे से खत्म करने के लिए इन साझेदारियों को और मजबूत करना पड़ेगा। हमने देखा कि बीते समय में NSA के स्तर पे बातचीत हो और अन्य तरह के वर्किंग ग्रुप वो बनाए गए हैं, उसकी एक अहम बात हो सकती है। तो इसके अलावा जो ट्रेड को लेकर साइंस, टेक्नोलॉजी, रिसर्च, एजुकेशन, इस तरह के तमाम फील्ड्स में सहयोग बढ़ाने की भी चर्चा हो सकती है। शुक्रिया सुधाकर इन सभी जानकारियों के लिए। और आइए अब अगली आज की बड़ी खबर की ओर चलते हैं। कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में जनजीवन फिर से पटरी पर लौटने लगा है। कर्नाटक में करीब 8 महीने बाद आज से सभी कॉलेज और हॉस्टल खुल रहे हैं। सरकार ने इसके लिए SOP जारी की है, जिसमें स्टूडेंट्स को ऑनलाइन लर्निंग के विकल्प भी दिए जाएंगे। वहीं कक्षा में भाग लेने के लिए उन्हें माता पिता की सहमति की आवश्यकता होगी। कितने छात्रों के माता पिता कॉलेजों में अपने बच्चों को भेजने का निर्णय लेते हैं, ये देखने के बाद बैचों की संख्या तय की जाएगी। कॉलेज में प्रवेश करने से पहले थर्मल स्कैनिंग की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। वहीं छात्र और टीचर का कोरोना टेस्ट किया जाएगा। साथ ही लाइब्रेरी और कॉलेज कैंटीन नहीं खुलेंगे। आयशा खानम हमारे साथ जुड़ रही हैं बेंगलोर से, उनसे बातचीत करेंगे। आयशा, काफ़ी लोगों को पूरे देश में हालांकि इंतज़ार था इस बात का, लेकिन अगर हम कर्नाटक की बात करें तो अभिभावकों को खासा इंतज़ार रहा होगा कि किस तरह से बच्चे स्कूल जाएंगे, कब से जाएंगे और कितने वो सुरक्षित रह पाएंगे। किस तरह से वहाँ पर सरकार कर रही है ताकि बच्चों की सुरक्षा भी हो और साथ ही साथ कोरोना का प्रसार भी रोका जा सके? जी देखिए, कर्नाटक सरकार ने एक उदाहरण सामने रखा है। जिस तरह से पिछले कुछ महीने पहले कर्नाटक में एंट्रेंस एग्जाम्स हुए थे और उसके बाद PUC के एग्जाम्स हुए थे, 10th क्लास के एग्जाम्स हुए थे, तो बहुत ही सावधानी बरतते हुए सरकार ने ये तमाम एग्जाम्स कंडक्ट किए थे। और अब सरकार ने आज से डिग्री कॉलेजेस और इंजीनियरिंग कॉलेजेस को खोलने का फैसला कर लिया। तो पहले स्तर में सरकार धीरे धीरे एक के बाद एक क्लासेस खोलना शुरू करेगी। तो आज से महज डिग्री के फाइनल ईयर की क्लासेस शुरू हो रही हैं। कर्नाटक में देखा जाए तो लगभग 4 लाख से ज़्यादा छात्र हैं जो डिग्री कॉलेजेस में पढ़ते हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं। तो इन 4 लाख छात्रों में आज से जो है फाइनल ईयर्स की क्लासेस शुरू हो रहे हैं। तो सरकार ने आज कॉलेज खोलने के लिए कई SOPs जारी किए हैं, गाइडलाइंस जारी किया है और साफ कहा है कि कैंपस में पहुंचने से पहले छात्रों को कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट लाना होगा, टीचर्स को कोविड नेगेटिव सर्टिफिकेट लेना होगा। तो ये तमाम एहतियात बरतने के बाद ही कॉलेज अटेंड किया जा सकता है। तो मैं इस वक्त खड़ी हूँ बेंगलोर की RC कॉलेज, बहुत ही मशहूर कॉलेज है। इस कॉलेज के इस कैंपस में बहुत चहल पहल और चहक रहती है छात्रों की, लेकिन आज यहाँ पर देख रहे हैं हम कि धीरे धीरे जो सन्नाटा था वो ख़त्म हो रहा है, छात्र पहुँच रहे हैं। लेकिन ये साफ है कि सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन के बाद ही वो कॉलेज की क्लासेस अटेंड कर सकते हैं। और ख़ास बात ये भी है कि सरकार ने कहा है अगर छात्रों को कॉलेज अटेंड करने में झिझक है और वो डरते हैं या उन्हें लगता है कि वो सुरक्षित नहीं है तो वो ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड कर सकते हैं। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि कई छात्र उत्साहित हैं कि वो अपनी क्लासेस अटेंड करें, क्योंकि 8 महीने से लगातार ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ये नहीं कि छात्र घर बैठे हैं और उन्हें छुट्टी जैसा माहौल है, लगातार क्लासेस चलती रहती हैं, 8 क्लासेस होती हैं दिन में। तो छात्र अब ऊब चुके हैं ऑनलाइन क्लासेस से भी और वो चाहते हैं कि अब वो धीरे धीरे क्लासरूम पहुँचे और क्लासेस में उनकी लर्निंग हो। तो ये छात्रों में कुछ हद तक उत्साह है, मिला जुला जो है भाव देखने को मिल रहे हैं। कई अध्यापक हैं जो बहुत ही एहतियात के साथ यहाँ पर पहुँचे हैं, फेस शील्ड्स लगाया है, मास्क पहने हैं और ये साफ नज़र आ रहा है कि पूरी तैयारी के साथ, क्योंकि इतने दिनों से कोरोना ने एक सबक सिखाया है पूरी मानव जाति को कि किस तरह से बचना है, किस तरह से एहतियात बरतना है। तो ये प्रोटोकॉल और ये गाइडलाइंस अपनी जगह पर है और सरकार का ये मानना है कि ये फर्स्ट फेज में आज से जब कॉलेज खुलेंगे तो महज 30% अटेंडेंस की उम्मीद की जा रही है, क्योंकि कई ऐसे छात्र हैं जो कर्नाटक से बाहर भी रहते हैं, उनके वापस राज्य पहुंचने का इंतज़ाम नहीं हुआ है, ट्रेन सर्विसेज नहीं शुरू हुई है। जो छात्र फ्लाइट से पहुंच सकते हैं वो पहुंचे हैं और कुछ हॉस्टल्स अभी भी बंद हैं। तो इसके लिए सरकार ने इन तमाम छात्रों को ऑनलाइन क्लासेस लेने के विकल्प दिए हैं। तो दिलचस्प है
और देखना दिलचस्प होगा कि दिन भर किस तरह से छात्र रिस्पॉन्ड करते हैं और कैसे फाइनल ईयर्स के छात्र आज कैंपस पहुंचते हैं। और जाहिर सी बात है छात्रों में एक्साइटमेंट है और फाइनल ईयर के छात्र कॉलेज पहुंच रहे हैं, लेकिन जो एक्साइटमेंट उनमें नजर आ रहा है वो फर्स्ट ईयर की तरह एक्साइटमेंट, फ्रेशर्स की तरह एक्साइटमेंट उनमें नजर आ रहा है। शुक्रिया आयशा इस जानकारी के लिए। और अगली खबर की ओर चलते हैं। और कोरोना के खिलाफ सरकार के सख्त कदमों की मदद से बेहतर नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना वायरस महामारी से संक्रमित लोगों में से अब तक 82,90,370 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट बढ़कर 93.42% हो गया है। देश में कोविड से मृत्यु दर घटकर 1.47% रह गई है। और भारत में कोरोना के खिलाफ जारी जंग में सरकार की पहल के सकारात्मक नतीजे सामने आ रहे हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अनुसार भारत में कोरोना वायरस के दैनिक नए मामलों में लगातार गिरावट हो रही है। और अगर हम बात करें वैक्सीन की, तो भारत बायोटेक ने कोविड-19 के टीके कोवैक्सीन का तीसरा परीक्षण शुरू करने की घोषणा की है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की भागीदारी से किया जाने वाला ये परीक्षण 26,000 वॉलंटियर पर किया जाएगा। ये भारत में कोविड-19 के टीके के लिए किया जाने वाला सबसे बड़ा क्लिनिकल परीक्षण है। भारत के औषध महानियंत्रक ने इसे स्वीकृति दे दी है। कोवैक्सीन के पहले और दूसरे क्लिनिकल परीक्षण में 1,000 विषयों का विश्लेषण किया गया था। भारत बायोटेक, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद और राष्ट्रीय वायरोलॉजी संस्थान के सहयोग से कोवैक्सीन टीका बना रही है। और वहीं अमेरिका की मशहूर बायोटेक कंपनी मॉडर्ना ने दावा किया है कि उसकी वैक्सीन कोरोना वायरस के खात्मे में 94.5% कामयाब है। मॉडर्ना ने कहा कि कोविड-19 के खिलाफ टीके mRNA 1273 के तीसरे चरण के अध्ययन के लिए नियुक्त स्वतंत्र डेटा सुरक्षा निगरानी बोर्ड ने टीके को 94.5% प्रभावी पाया है। मॉडर्ना के मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टीफन वांसेल ने कहा, ये हमारे कोविड-19 टीके के विकास में निर्णायक क्षण है। जनवरी की शुरुआत से हमने इस इरादे से वायरस को समझने का प्रयास किया है कि दुनिया भर में यथासंभव ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाया जा सके। नितेंद्र सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितेंद्र, अगर ओवरऑल हम कोविड की बात करें तो ये काफ़ी अच्छी खबर है। देश के अंदर भी वैक्सीन ये कहा जा सकता है कि अब अपने फाइनल स्टेज में है। और उधर अगर हम मॉडर्ना की बात करें या उसके अलावा दूसरे देशों की बात करें, वहाँ पर भी तकरीबन अब फाइनल स्टेज में चीज़ें आ चुकी हैं। क्या कुछ आप कहेंगे, जो चिकित्सकों से आपकी, एक्सपर्ट से आपकी बातचीत हुई है, क्या कुछ वो कह रहे हैं, कितने महीने और? निश्चित तौर पे चंद्रशेखर, एक बहुत अच्छी खबर है। अगर वैक्सीन के लिहाज से देखा जाए तो भारत में जो 3 ऐसे कंपनी है जहां पर क्लिनिकल ट्रायल चल रहा है, जिसमें भारत बायोटेक ने कल से 3rd फेज के क्लिनिकल ट्रायल को शुरुआत कर दी है। और ये 22 जगहों पे 22 ऐसे साइट हैं जहां पर ये क्लिनिकल ट्रायल हो रहा है 3rd फेज का। और इसमें 2 डोज दिया जाएगा। 28 दिन के समय रखा गया है। इसमें 2 डोज दिया जाएगा 26,000 लोगों पे। और उसके बाद इसके जो सिक्योरिटी के जो होते हैं मानक होते हैं कि किसी में साइड इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, कोई और भी कोई एडवर्स इफेक्ट तो नहीं हो रहा है, उस पे नजर डॉक्टर्स रखेंगे, आईसीएमआर के जो साइंटिस्ट है वो रखेंगे। उसके बाद जब ये पूरी प्रक्रिया फाइनल हो जाएगी तो फिर आगे का चरण प्रोडक्शन के लिए जाएगा। तो ये बहुत बड़ी खबर है। अगर हम दुनिया भर की बात करें तो दुनिया भर में 9 ऐसे वैक्सीन हैं जो काफी 3rd चरण के उनके ट्रायल चल रहे हैं और वो एडवांस स्टेज में है। सरकार ने ये उम्मीद जताई है कि जनवरी या फरवरी से उनको वैक्सीन संभावना है कि मिल जाएगा। और उसके बाद उनको सबसे पहले जो हेल्थ केयर वर्कर्स है उनको ये वैक्सीन दिया जाएगा। सरकार ने भी अपने तरफ से एक तरह से पूरी तरीके से प्लान बना लिया है कि अगर पूरे साल जनवरी से लेकर जुलाई के बीच में 20 से 25 करोड़ लोगों को वैक्सीन देने का प्लान बन गया है। सभी राज्यों से डाटा मंगा लिया गया है और उस पर काम चल रहा है। जो सबसे बड़ी बात है कोरोना को लेकर के कि अगर हम देखें पूरे देश भर की तो पॉजिटिविटी रेट में कमी आ रही है और जो रिकवरी रेट है वो चंद्रशेखर बढ़ता जा रहा है। हमें क्या करना है, सबसे ज्यादा जरूरत है हम लोगों को कि हमें मास्क लगाना है जब भी हम बाहर जाएं, भीड़-भाड़ से जाने से बचे, भीड़-भाड़ में जाने से बचे। और जो हैंड हाइजीन का जो हम बार बार कहते हैं कि हाथ आप सैनिटाइजर से या फिर साबुन से हाथ धोएं, इसका ख्याल रखें। नितेंद्र, शुक्रिया आपका इन सभी जानकारियों के लिए। और एक
अच्छी खबर है, नितेंद्र हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि भारत में अगले कुछ महीनों में ये कहा जा सकता है कि फरवरी मार्च तक वैक्सीन जो है पूरी तरह से विकसित हो जाएगी। कोवैक्सीन जो भारत में डेवलप हो रही है सबसे एडवांस स्टेज में इस वक्त है, और दुनिया भर की भी अगर बात करें तो दुनिया भर में भी अमेरिका सहित कई देशों में अब एडवांस स्टेज में वैक्सीन डेवलपमेंट चल रहा है। यानी कि आने वाले 4 से 6 महीने के अंदर पूरी दुनिया में वैक्सीन आ जाएगी कोरोना वायरस के खिलाफ, और उसके बाद एक बड़ी चुनौती शुरू होगी। वो चुनौती है वैक्सीनेशन की, और उसकी भी पूरी तैयारियां यहाँ भारत में की गई हैं और बहुत उच्च स्तर पर ये सब कुछ तैयारियां चल रही हैं। नितेंद्र बता रहे हैं कि डाटा मंगा लिया गया है सभी राज्यों से कि किनको पहले वैक्सीन देना है, और उसके बाद ये वैक्सीनेशन का काम भी शुरू हो जाएगा। अगली खबर की ओर चलते हैं। आज से 20 नवंबर तक क्वाड देशों की नौसेनाओं के बीच होने वाले युद्धाभ्यास मालाबार 2020 का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इस बार अरब सागर में हो रहे इस युद्धाभ्यास में भारतीय नौसेना का एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य और अमेरिकी नौसेना का एयरक्राफ्ट कैरियर USS निमित्ज शामिल हो रहे हैं। INS विक्रमादित्य और USS निमित्ज पर MiG-29K और F-18 फाइटर्स के साथ विभिन्न युद्धाभ्यासों को अंजाम दिया जाएगा। इस युद्धाभ्यास का पहला चरण 3 से 6 नवंबर तक बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ था। दूसरे चरण में भी भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान की नौसेनाएं विभिन्न प्रकार के कठिन युद्धाभ्यास में शामिल होंगी। सुधीर यादव हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सुधीर, अगर इस पूरे युद्धाभ्यास की हम बात करें और खासकर इंडो पैसिफिक रीजन और साउथ चाइना सी में जिस तरह से विवाद होते रहते हैं उनको देखें, और साथ ही साथ इस पूरे रीजन में चाइनीज़ नेवी अपना डोमिनेशन जिस तरह से बढ़ाना चाह रही है, उस सब को देखते हुए ये एक्सरसाइज कितनी महत्वपूर्ण है और इस बार की इस एक्सरसाइज की खासियत क्या है? बिल्कुल, देखिए चंद्रशेखर, इस बार की जो एक्सरसाइज की खास बात यह है कि जो रियल टाइम आप युद्ध के दरमियान जिस तरह का एक्सपीरियंस लेते हैं उस तरह की चीजें इसमें की जा रही हैं, और एक रियल टाइम जो एक्सपीरियंस है जो नेवल पर्सनल्स हैं उनको दिया जा रहा है, ये अपने आप में बहुत खास है। इसके अलावा अगर हम बात करें इस एक्सरसाइज की तो क्रॉस डेक लैंडिंग है, और कैसे रिफ्यूलिंग कैसे की जा सकती है, समुद्र के दौरान अगर कोई घटना हो जाती है उसमें किस तरीके से मदद पहुंचाई जा सकती है, लाइव फायरिंग का डेमोन्स्ट्रेशन किया गया है। जो हम जिस तरह से एयरक्राफ्ट कैरियर की बात करें, एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंडिंग और टेक ऑफ के जो चीजें हैं, अगर कई जो कठिन परिस्थितियां होती है उनमें किस तरीके से इनको अंजाम दिया जा सकता है, ये सारी चीजें की जा रही हैं। और खास बात है जैसा कि जो अमेरिकी नौसेना है उसके पास बहुत एक अच्छा एक्सपीरियंस है, तो वो भारतीय नौसेना के साथ साझा कर रही है। सभी जो नौसेनाएं हैं उनमें जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं वो एक दूसरे के साथ साझा की जा रही हैं, तो एक एक्सपीरियंस है वो अपने आप में शेयर हो रहा है। ये एक बहुत खास बात है, और खास इसलिए भी एक हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि चूंकि कोविड-19 का पीरियड चल रहा है तो आप एक दूसरे के संपर्क में नहीं आ सकते, तो इस चीज को ध्यान रखते हुए भी इसको बिना संपर्क के सिर्फ समुद्र में ही आयोजित किया जा रहा है। ये भी एक खास चीज है। कोविड-19 की जो परिस्थिति है उसको हम एक तरह से पीछे छोड़ते हुए इस सहयोग को और आगे लेके जा रहे हैं। और जिस तरीके से आपने इंडो पैसिफिक रीजन की बात की, जिस तरीके से साउथ चाइना सी और इंडो पैसिफिक रीजन में चाइनीज नेवी है या चाइना हम कहें पूरी तरह से जो डोमिनेशन की कोशिश करता रहता है, तो इंटरनेशनल ट्रेड को लेकर जरूर एक थोड़ी सी स्थिति असहज सी बनती है। उस चीज को लगातार हम कहीं ना कहीं भारत जो है लगातार अंतर्राष्ट्रीय मंच पर लगातार चीजें रखता रहा है, और इसी चीज को देखते हुए ऑस्ट्रेलिया भी इस बार पहली बार जो मालाबार 2020 है उसमें शामिल हो रहा है, कि जिसको समझ में आ रहा है कि अगर जो इंडो पैसिफिक का रीजन है वो अगर फ्री एंड फेयर ट्रेड के लिए अवेलेबल नहीं रहेगा तो जाहिर तौर पर जो आगे आने वाला वक्त होगा उसमें जो इस पूरे रीजन है उसके ट्रेड को लेकर दिक्कतें हैं वो आगे बढ़ सकती है। तो इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर एक जो बेहतर स्थिति बनाने की बात अगर की जा रही है तो क्वाड देशों को जो स्ट्रक्चर है वो बेहतरी की तरफ बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है। और खास बात यह है कि जो इंडो पैसिफिक रीजन की चीज है जिसमें एक वर्ल्ड ऑर्डर बेस्ड चीजें भारत जो रखता आ रहा है और कहता रहा है कि वो होने चाहिए, उन सब चीजों को लेकर भारत आगे बढ़ रहा है। तो माना ये जा रहा है कि जिस तरीके से जो चाइनीज डोमिनेशन है उसको लेकर जो इस रीजन के सारे देश हैं उनको लेकर एक बेहतर जो चीजें हैं वो उनके बीच क्रिएट होंगी। और जो ट्रेड को लेकर बात करें, अगर ट्रेड को फ्री एंड फेयर ट्रेड की बात करें तो उसको लेकर इसमें बढ़त मिलेगी। चंद्रशेखर, शुक्रिया सुधीर इन सब जानकारियों के लिए। और इसी के साथ आज का हमारा ये खास कार्यक्रम, आज का एजेंडा यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।